आज की क्लास में हम परसेंटेज के टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 23 तक सभी टाइप को आज की इस मैराथन क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो लाइन हिंदी में लिखी है, इस लाइन का अर्थ है कि y बटे x गुणा 100 का मान हमको बताओ। इस लाइन का ये अर्थ है। तो अब हमें y और x की वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी? वो वैल्यू मिलेगी इस लाइन से जो दिया है। इस d से कितने परसेंटेज ये कम है? तो तुमको साफ दिख रहा है ये 10 कम है, मतलब 100 से जब 10 कम होता है तो सब आंसर 10% ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये हमने कहा था कि जितना भी परसेंटेज होता है उसका पहले फ्रैक्शन लिखो, कम या ज्यादा की बात कर रहे हैं तो कम या ज्यादा कर लो, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी संख्या निकलेगी लास्ट में उसको पलट देंगे, तब वह भिन्न आती है। तो हमें समझ में आ गया कि सर 79 गुणा इतना ही किया, 79 आएगा लास्ट में, तो लास्ट में 79 इसी के आ रहा है, तो आंसर होगा ये, वरना तुम इसका पूरा भी गुणा कर सकते हो। तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसे सवाल को किस तरह से एक ही लाइन में हल कर देते हैं। बट्टे में 1000 लिख लेंगे, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, तो यही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो। ये कीमत निकल के आई 2 रुपए प्रति अंडे, लेकिन उसने पूछा क्या है? प्रति दर्जन, मतलब 12 अंडों का मूल्य पूछा है। तो एक अंडा 2 रुपए का आता है, फिर 12 अंडे कितने के आएंगे? 24 रुपए के आएंगे। और ये जो खर्चा है वो भी 3 जगह हो रहा है, एक जगह स्वास्थ्य पर, ये भोजन पर, और ये शिक्षा पर। तो उसने बोला शिक्षा पर कितना किया है, तो इस 6 की वैल्यू चाहता है, इन सबको जोड़ा 14 आ गया, 14 की वैल्यू 8400, कुल मिलाकर 600 गुना है, तो ये भी 600 गुना 3600 इसका आंसर होगा। तो अब बचत करेगा 3 की, इसका मतलब 1 की कमी करेगा, 1 की कमी करेगा 4 से, तो गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का 4 का जब भाग लगेगा तो आंसर आएगा 25%। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द मैराथन क्लास ऑफ परसेंटेज। दोस्तों, हमने परसेंटेज को पूरी तरह से कवर कर लिया है। हमने परसेंटेज की लगभग 40 घंटे की क्लासेस में 500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। परसेंटेज के टाइप 1 से लेकर टाइप 23 तक हमने पूरा परसेंटेज का चैप्टर कवर कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर 40 घंटे से लगभग 40 घंटे की क्लास और लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस हमने उसमें कराए हैं और परसेंटेज को पूरी तरह से कवर कर दिया है। आज की क्लास में हम परसेंटेज के टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 23 तक सभी टाइप को आज की इस मैराथन क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। हर टाइप से लगभग 2 सवाल होंगे, कुछ एक टाइप से 3-3 सवाल भी होंगे। तो आज की इस क्लास में 50 से 55 सवाल होंगे टोटल, और उन सवालों में परसेंटेज का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, एक भी टाइप आपका बचेगा नहीं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर टाइप नंबर 1, हर एक टाइप से 2-2 क्वेश्चन होंगे, तो इस टाइप से भी हम 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। फिर इसके बाद अगला टाइप होगा, इसके बाद अगला टाइप होगा, फिर इस तरह से हम सारे टाइप खत्म करेंगे। टाइप 1 से लेकर टाइप 23 तक सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मात्र 50 से 55 सवालों में पूरा परसेंटेज कवर हो जाएगा, एक भी टाइप इसका बचेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगेगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइप नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रतिशत के रूप में 2/5 कितना होगा? तो हम आराम से जानते हैं कि सर 2/5 को परसेंटेज में बदलवा रहा है, तो हम लिखेंगे 2/5, और अगर परसेंटेज में बदलवाता है तो गुणा कर देते हैं 100 का और परसेंटेज का लगाते हैं चिन्ह। तो 5 से ये कटेगा 20 बार, और 20 का गुणा अगर 2 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40%। तो ये बहुत आसान सवाल है, टाइप नंबर 1 है, इसलिए बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन आया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 28/12/2020 के पेपर में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक शोरूम में उपलब्ध टीवी और राइस कुकर का अनुपात 2:3 है, तो शोरूम में राइस कुकर का प्रतिशत ज्ञात करो। टीवी पहले नंबर पर है, राइस कुकर दूसरे नंबर पर है। राइस कुकर है 3 और टीवी है 2, तो कुल मिलाकर हुआ 5 आइटम। 5 आइटम में से राइस कुकर कितने हैं? 3 हैं। तो हम कहेंगे सर 3 राइस कुकर हैं और टोटल आइटम कितने हैं? 5 आइटम हैं। गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। 5 से ये कटेगा 20 बार, 20 का गुणा 3 में होगा, तो आंसर आएगा 60%। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल 14/8/2023 के पेपर में। तो चलिए अब हम अगला टाइप करते हैं। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0.025 0.5 का कितना प्रतिशत है? तो हमने बताया था जिस संख्या के पीछे का लगा होता है, जिस संख्या के पीछे का लगा होता है वो जाता है डिनोमिनेटर, मतलब डिवाइड में, भाग में, हर में इसको लिखा जाता है जिसके पीछे का होता है। तो हमने इस सवाल को बहुत अच्छे से किया है। 0.025 ये हमने ऊपर लिख दिया और इसके भाग में जाएगा 0.5। परसेंटेज में उत्तर पूछा है तो गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। ऊपर पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, 1 है, तो हम 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। पॉइंट के बाद 3 हो गए, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 हो गए, तो 0 से 0 कट गया। इन 2 जीरो से ये
2 जीरो कट जाएंगी। 5 का भाग 25 में लगेगा तो 5% इस सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। एसएससी जीडी 28/2/2024 के पेपर में ये पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है? तो अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं सर का किसके पीछे लगा है, का लगा है इस 1 घंटे के पीछे। तो 1 घंटा ये तो जाएगा भाग में, हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सर 1 आवर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ऊपर जाएगा 1 मिनट 12 सेकंड। तो हम इसको 1 मिनट और 12 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। 1 मिनट में 60 होती हैं और 12 ये गए, तो कुल मिलाकर 72 सेकंड गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। लेकिन हम हमेशा यूनिट को सेम करते हैं, अगर ऊपर सेकंड है तो इसको भी सेकंड बनाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 72 सेकेंड्स अपॉन 1 घंटे में कितनी होती है 60 गुणा 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, परसेंटेज का साइन, सेकेंड से सेकेंड कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 36 होता है और 36 का भाग 72 में लगेगा तो आंसर आएगा 2%। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। एनटीपीसी एसआई 6/1/2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। x माइनस बाई का 85% x प्लस बाई के 25% के बराबर है, तो x बाई x का कितना प्रतिशत है? हमने इस वाली लाइन को, ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन को गणित में कन्वर्ट करना सिखाया है। हमने इस लाइन को गणित में कन्वर्ट करना सिखाया है। हमने ये कहा था जिसके पीछे का लगा होता है वो भाग में जाता है, तो x के पीछे का लगा है, इसका मतलब इसको गणित में हम कन्वर्ट करते हैं। x जाएगा भाग में और ऊपर जाएगा ये बाई जाएगा, और हमें उत्तर चाहिए प्रतिशत में, तो परसेंटेज ऐसे ही नहीं आता, पहले 100 का गुणा करना पड़ता है फिर परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो लाइन हिंदी में लिखी है, इस लाइन का अर्थ है कि बाई बट्टे एक्स गुणा 100 का मान हमको बताओ, इस लाइन का ये अर्थ है। तो अब हमें बाई और एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी? वो वैल्यू मिलेगी इस लाइन से जो दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स माइनस बाई, इसका कितना है 85% और बराबर एक्स प्लस बाई, इसका कितना है 25%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से ये 17 बार कटेगा और 5 से ये 5 बार कटेगा। तो अब हम पहले x की कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर y की। तो देखो 17 का गुणा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, सेम उसी प्रकार से इस 5 का गुणा इस वाले x के साथ भी होगा और इस वाले y के साथ भी होगा। तो पहले हम x को देखते हैं, 17 का गुणा x से करेंगे तो इधर हो जाएगा 17x, और इधर x का गुणा मतलब इस 5 का गुणा x करेंगे तो 5x, वो 5x जब इधर आएगा तो घटेगा, तो 17 में से 5 घटेगा तो ये बचेगा 12x बराबर 17 का गुणा जब माइनस बाई से होता होगा तो माइनस का 17 बाई हो जाएगा, और ये माइनस का 17 बाई जब इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और इधर 5 बाई ऑलरेडी रखा है तो 5 बाई वो और 17 बाई ये, टोटली हो गया 22 बाई। अब अगर कहीं ऐसा लिखा होता है तो हमें मालूम है कि सर इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपका जो शुरुआत में जो ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र वाली क्लासेस थी उसमें। तो हमें क्या चाहिए, बाई बट्टे एक्स गुणा 100 चाहिए, तो बाई की वैल्यू कितनी है? बाई की वैल्यू है 12, तो ऊपर रखेंगे हम 12, बट्टे में रखेंगे 22 और गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। तो 2 से ये 6 बार कटेगा, 2 से ये 11 बार कटेगा, तो 600 में जब 11 का भाग लगेगा तो 11 पंजे 55, बचेगा 5, तो 11 चौक 44, 44 के बाद 6 बता, तो 6 बट्टे 11, तो 54 सही 6 बट्टे 11 परसेंटेज उसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये आया है एसएससी जीडी 17/1/2023 के पेपर में। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे अगला टाइप करते हैं। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 3 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो हम जैसा सवाल बोलता है वैसा करते हैं। ये कह रहा है y का x%, तो y का मतलब गुणा x%, ये बराबर है किसके बराबर है? z के y% के, z का मतलब गुणा और y%। तो हम जानते हैं सर परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा,
इस y से ये y कट जाएगा तो x बराबर z निकला, x बराबर z। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था तो आराम से ये हो गया। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 13/1/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अब हम क्वेश्चन करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 7। 12% का 4% का 7% का 2 गुणा 10⁻6 कितना होता है? तो देखो हम यहाँ डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इस परसेंटेज का 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो इस परसेंटेज के नीचे आएंगे, 2 जीरो इस परसेंटेज के नीचे आएंगे, तो कुल मिलाकर ये 6 जीरो हो जाएंगे। तो उन 6 जीरो से ये 6 जीरो पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब बचेगा मात्र 12 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 2। तो हम इनका गुणा कर सकते हैं या फिर हम इकाई का अंक देख सकते हैं, क्योंकि सबका इकाई का अंक अलग है। क्योंकि ये परसेंटेज इस से खत्म हो गया तो हम जानते हैं 4 दूनी 8, यहाँ इकाई का अंक आ गया 8, 8 7 56, यहाँ 6 आ चुका है, और 6 दूनी 12, मतलब इकाई का अंक आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर है सी। इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। एसएससी जीडी 16/11/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अगर किसी को करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि सर 12 इस परसेंटेज के बदले का नीचे 100 आ जाएगा, गुणा 4 और इस परसेंटेज के बदले का नीचे 100 आ जाएगा, गुणा 7 इस परसेंटेज के बदले का नीचे 100 आ जाएगा, गुणा 2 गुणा 10⁻6। तो 10⁻6 का मतलब होता है 6 जीरो, तो नीचे से ये 6 जीरो इससे कट जाएगा और इन सब का गुणा करेंगे तो 672 निकल कर आएगा। हम इकाई के अंक से भी इसको कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टाइप नंबर 3। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 4 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताओ। तो हम यहाँ पर जैसा सवाल बोलता है वैसा हम करेंगे। हमने वो संख्या मान ली x, हमने मानी वह संख्या x है, तो x में इसी x का 32%, पहले x का 32% हम निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 32%। x के 32% को अगर हम 476 में जोड़ेंगे, 476 में जोड़ेंगे तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी, तो वही संख्या x प्राप्त होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये संख्या है, ये संख्या अपने आप में खुद का कितना परसेंटेज होती है, तो 100% होती है। ये हम अपनी तरफ से यहाँ पर, यही समझने वाली बात है, ये हम लिख कर चलेंगे यहाँ पर आराम से कि उस संख्या का 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। तो x का 32% जब इधर ले जाऊंगा तो x का 68% बचेगा, क्योंकि ये 32 घट जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x का 68% बराबर ये 476 बचेगा, 476। तो हम जानते हैं सर 68 से ये 7 बार कटता है पूरा पूरा, और ये जो परसेंटेज है इसके बदले का ये हट जाएगा तो बट्टे में यहाँ 100 आएगा। तो ये 100 जब इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो ये आंसर बनेगा 700। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हुआ। एसएससी जीडी 29/2/2024 के पेपर में ये पूछा गया सवाल है। तो चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याएं ए और बी किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है। तो हम यहाँ पर मानते हैं संख्याएं ए, बी और सी। इस तीसरी संख्या से कंपैरिजन कर रहे हैं, तीसरी संख्या से पहली वाली और ये दूसरी वाली कितने कितने परसेंटेज कम है, पहली वाली और दूसरी वाली ये कितने कितने परसेंटेज कम है। तो वो कह रहा है कि 15%, ये 15% कम है और ये वाली 32% कम है। तो हम मानते हैं कि सर अगर सी ये 100 होगी तो इसमें से 32 घटाएंगे तो 68 ये होगी, और इसमें से 15 घटाएंगे तो ये 85 होगी। तो ए, बी और सी की वैल्यू निकल आई। अब इसने पूछा है तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। ये जो है ना, ये इस ए से कितना परसेंटेज कम है, तो एरो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ खत्म होगा, तो ये 85 से कितनी कम है। तो हम जानते हैं कि सर 85 से अगर 70 घटाएंगे तो 15 वो आएगा और 2 और आएगा, तो कुल मिलाकर ये 17 कम है। तो हम इसी का परसेंटेज निकाल देंगे, 17/85 गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। 17 से ये कटेगा 5 बार और 5 से ये कटेगा 20 बार। तो इस सवाल का जवाब होगा 20%। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी सीबीटी 1 9/1/2021 के पेपर में। तो चलो ये सवाल भैया, अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
10। ए बी से 25% अधिक है। अच्छा, इस बात को हम लिखेंगे, जैसे मान लो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। ये कह रहा है जो ए है ना वो बी से 25% अधिक है, तो बी से 25% ज्यादा ये है ए। इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं, ये देखो ये 25% अधिक है, 25% अधिक ये लिख लिया। अगला है और बी सी से 40% कम है। बी जो है ना ये सी से 40% कम है, 40% कम है, ठीक है। यदि सी डी से, अच्छा एक और संख्या है डी, डी सी जो है ना डी से 20% अधिक है, इससे ये 20% अधिक है, 20% अधिक इससे ये है अधिक है। तो ए और डी से, ए डी से कितने प्रतिशत कम है, मतलब हमें बात करनी है सिर्फ ए की और हमें बात करनी है सिर्फ डी की। जब ए और डी, जब किनारों वाले की बात करते हैं तो बहुत आसान सवाल होता है। हम यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो अगर ये 4 है तो फिर ये 5 हो गए, इन दोनों का रेशियो ये निकला। 40% का फर्क देखो ये होता है 25 का 1/4, तो 4 से 1 बढ़कर ये हो गई, इसका होता है 2/5, तो 5 से 2 कम है। अगर ये 5 है तो इससे 2 कम, इसको अलग कलर से दिखाते हैं कि अगर C से 40% कम है, तो अगर C की वैल्यू अगर 5 है तो इससे 2 कम, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 होगी, ये आ चुका है। अब हम अगर देखते हैं ये इस वाले को, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, इसका मतलब डी की वैल्यू यदि 5 है, डी की वैल्यू यदि 5 है तो 5 से 1 बढ़कर 6 ये होगी, ये हमारा हो गया। ये वाला परसेंटेज है ये बढ़ रहा है तो 4 से 5 हो गया होगा, ये घट रहा है तो 5 से 2 घटकर 3 रह गया होगा, और ये बढ़ रहा है तो 5 से ये 6 हो गया होगा। अगर हमको बात सिर्फ इन लास्ट वाले की करें तो हमें काम करना होता है सिर्फ और सिर्फ इनका गुणा करना होता है। इन तीनों का गुणा करके, इन तीनों का गुणा करके यहाँ रखेंगे, वो ए की वैल्यू होगी, तो 6 18 और 18 पंजे 90, इसका मतलब ए की वैल्यू होगी वो होगी 90, और इन तीनों का गुणा करते हैं तो वो होता है लास्ट वाली, मतलब इन तीनों का गुणा करते हैं तो वो पहले वाले की वैल्यू होती है, और इन तीनों का गुणा करते हैं वो लास्ट वाले की वैल्यू होती है। तो 55 25 और 25 चौका कितना होता है 100, तो इसका मतलब 100 निकल के आएगी डी की वैल्यू। अब हमको क्या पूछ रहा है, ये जो ए है ना, ए डी से कितने प्रतिशत कम है, इस डी से कितने परसेंटेज ये कम है, तो तुमको साफ दिख रहा है ये 10 कम है, मतलब 100 से जब 10 कम होता है तो सब आंसर 10% ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टियर 1 20/4/2022 के पेपर में। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 5 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति से किसी गणना के दौरान 5/6 के स्थान पर 6/5 टाइप हो गया, जिसके कारण परिणामी 44 अधिक प्राप्त हो गया, तो वह संख्या ज्ञात करो। ऐसे सवाल हमने बहुत सारे कर रखे हैं टाइप नंबर 5 में। देखो उसको टाइप करना था 5/6, लेकिन उससे टाइप हो गया 6/5। तो हमने कहा था कि जब भी ऐसा सवाल आए तो हम वह संख्या अपनी तरफ से मानेंगे, और संख्या ऐसी मानेंगे जो 6 और 5 दोनों से कट जाए। तो हम उस संख्या को मानते हैं कि वो संख्या 30 होगी, वह संख्या 30 होगी। तो अगर 30 होती तो 6 का इसमें भाग लगता तो ये 5 आता, 5 25, इसका मतलब 25 उत्तर आना चाहिए था, लेकिन कितना आया होगा, 5 से ये घटा 6 बार, ये आंसर आया है 36। तो हमारे अनुसार 25 उत्तर आना चाहिए था लेकिन 36 आया, तो कितना ज़्यादा आया है। हम अगर देखें कि सर हमारे अनुसार कितना ज़्यादा आया है, तो 25 से ये 36 करने में सर 11 अधिक आया है, और सवाल में कितना कह रहा है कि 44 अधिक आया है। इसका मतलब इस 11 की वैल्यू कितनी है, 44 है। कितने गुना है, 4 गुना है। तो जो हमने मानी थी संख्या वह भी 4 गुनी होगी। इसने पूछा वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या हमने 30 मानी है, इसका भी अगर हम 4 गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 120 निकल कर आएगी वह संख्या। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का सही उत्तर होगा। आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 के पेपर में ये सवाल पूछा गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, त्रुटि बस एक धनात्मक भिन्न के स्थान पर उसका व्युत्क्रम टाइप हो गया,
मतलब x बट्टे बाई टाइप होना था, बाई बट्टे x टाइप हो गया, जिस कारण परिणामी में 36% की कमी आ गई। तो वह संख्या ज्ञात, तो वह भिन्न ज्ञात करो। ऐसा सवाल मैंने डायरेक्ट करना बताया था। अगर आपको डायरेक्ट करना जानते हो तो हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे। देखो 36%, 36% का भिन्न कितना बनेगा, 36/100 हो जाएगा, फिर ये 4 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और ये 25, ये हो जाएगा 36% का भिन्न हो गया इतना। अब हमें मालूम है कि ये कमी आ रही है, तो 25 में से अगर 9 घटाएंगे तो आएगा 16/25। हमने ये कहा था कि डायरेक्ट हम ऐसे सवाल को करते हैं, 36% की कमी आ रही है तो कमी के लिए एरो डाउन कर लो। 36% का भिन्न 9/25 हो गया, 25 में से 9 घटाया 16/25 रख लिया। अब हम इसका लेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने के बाद ये निकला 4/5, और जितना आ जाए, जितना भी लास्ट में आ जाए उसको लास्ट में हम बदलते थे, ऊपर नीचे करते थे, तो 5 चला जाएगा ऊपर और 4 चला जाएगा नीचे, यही इसका सही उत्तर होगा। हमने कहा था कि जितना भी परसेंटेज होता है उसका पहले फ्रैक्शन लिखो, कम या ज़्यादा की बात कर रहा है तो कम या ज़्यादा कर लो, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी संख्या निकलेगी लास्ट में उसको पलट देंगे, तब वह भिन्न आती है। क्यों पलटते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं कि अगर आपको डिटेल में समझना है तो टाइप नंबर 5 में जाके आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस सवाल का जवाब होगा 5/4। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह से हम ऐसे सवालों को डायरेक्ट कर देते हैं। आपको अगर इसको डिटेल में समझना है तो टाइप नंबर 5 जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 6 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो परिणामी 782 प्राप्त होता है। देखो पहली लाइन और दूसरी लाइन यहाँ तक हमने पढ़ी, इसने जैसा बोला है वैसा हम पहले कर लेते हैं। एक मान लो संख्या है एक्स है, एक्स में पहले 15% की वृद्धि, तो देखो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, तो 20 से 3 बढ़ गई होगी, मतलब 23/20, ये तो हो गया 15% की वृद्धि। फिर उसने की है 15% की कमी, 15% की कमी, तो 15 का फ्रैक्शन यही होता है, तो 20 से 3 घटा दिया होगा, इसका मतलब 17/20, तो बराबर कितना प्राप्त होता है, 782, 782 प्राप्त होता है। अब हमको उसने क्या पूछा है, वो पूछा है कि यदि उसी संख्या को, उसी संख्या मतलब x को, यदि उसी संख्या x को पहले 25% घटाया जाए, तो देखो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। 25% घटाया जाए इसका मतलब 4 से 1 कम करके 3 किया जाए, मल्टीप्लाई बाई, फिर 25, फिर 25% बढ़ाया जाए, तो फिर 4 से 5 किया जाए, फिर 4 से 5 किया जाए, और अंत में 20% कम किया जाए, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5, तो 20% कम किया जाए, तो 5 से 1 घटाया जाए, तो 5 से 1 घटाकर 4 की जाए। इसकी वैल्यू हमको पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये कितना होगा। तो हम जानते हैं कि सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 5 से 5 कट जाएगा और इस 4 से 4 कट जाएगा, कुल मिलाकर हमको बताना है x गुणा 3/4, इसकी वैल्यू बतानी है, x गुणा 3/4 की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ 3/4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं x में 3/4, तो x में 3/4 का अगर इधर गुणा किया है तो इधर भी 3/4 का गुणा कर लेंगे बराबर करने के लिए। अब हमारे पास ये आ चुका है, देखो जो हमें पूछा है वो ये गया, जो हमें पूछा है वो ये गया, ये जो बाकी संख्याएं ये हम इधर भेज देंगे और इनको कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास बस एक काम बचा है, सर इन दोनों संख्याओं को इधर भेजो और सॉल्व करो। 17 से काट सकते हैं, 17 से ये काटो, देखो कटेंगे जरूर क्योंकि आंसर एक भी ऐसा नहीं है जो पॉइंट में हो, तो कटेंगे जरूर, 17 से काटेंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68 बचा 2, 17 छिक्के 102 होता है, 46 बार कट गया, और 23 से ये कटेगा 2, 2 बार, 23 से ये 2 बार कट जाएगा। अब हमारे पास बचा है
मात्र इससे, इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, और अगर हम काटना चाहते हैं तो इस 2 से ये कटेगा 10 बार। तो हमारे पास आया है मात्र, यहाँ बचा है 200, ये 200 बचा है, इस 200 का गुणा यहाँ हो जाएगा 3 के साथ, तो 200 गुणा 3 बराबर 600 आंसर आएगा। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 600। इस सवाल का जवाब हो गया। सवाल हमें पूछा ये था, इसकी वैल्यू पूछी थी, तो ये तो यहीं कट गया। तो x में 3/4 का गुणा इतना हमको चाहिए, तो हमने 3/4 का इधर भी कर लिया, 3/4 का इधर भी कर लिया। फिर इसको हमें, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो ये वैल्यूज हमें उधर भेजनी पड़ेंगी, तो हमने यहीं पर सॉल्व किया, आंसर आया 600। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 16/8/2021 के पेपर में। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक गांव की वर्तमान आबादी 9000 है, वार्षिक जन्म दर 12.5% और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना करो। तो देखो, जन्म दर अगर 12% है और मृत्यु दर 2.5% है, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो जन्म दर 10% निकल के आएगी, क्योंकि मान लो 12.5 लोग का जन्म होता है, उसमें से 2.5 लोग खत्म हो जाते हैं, तो 10% बचते होंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ओवरऑल आई जन्म दर 10%, जन्म दर निकल के आई 10%, 10% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या। इसका भिन्न होता है 1/10, इसका मतलब 10 से 11 हो रही होगी। इसने कहा है कि 3 वर्ष बाद, तो इस वैल्यू को हम 3 बार रिपीट करेंगे, 10 से 11, 10 से 11। इनका गुणा करते हैं तो 13 31 आता है, इनका गुणा करते हैं तो 1000 आता है। और हमें मालूम है कि ये वर्तमान में जनसंख्या होती है और ये 3 वर्ष बाद होती है। वर्तमान की जनसंख्या हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 9000 है। हमारे अनुसार वर्तमान में जनसंख्या 1000 निकली, उनके अनुसार 9 है, 9000 है, तो इसका मतलब 9 गुना है। तो सर हम इसको भी 9 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9 एक 9, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आएगा। अच्छा, यूनिट डिजिट 2 का 9 आ रहा है तो गुणा करना पड़ेगा, 9 तेज 27, 27 की 7। तो हमें समझ में आ गया कि सर 79 गुणा इतना ही किया, 79 आएगा लास्ट में, तो लास्ट में 79 इसी के आ रहा है, तो आंसर होगा ये, वरना तुम इसका पूरा भी गुणा कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 के पेपर में। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइप नंबर 6 का ये सवाल और है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है जो टाइप नंबर 6 में ही आता है। किसी शहर की जनसंख्या 25% की दर से बढ़ती है, तीसरे तथा चौथे वर्ष की जनसंख्या में अंतर 12,500 है, तो प्रारंभ में कुल कितनी जनसंख्या थी? 25% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है और तीसरे और चौथे वर्ष के बीच में जनसंख्या का अंतर दे रखा है। ऐसे सवाल मैंने बहुत ज़्यादा सवाल कराए थे और मैंने कहा था ऐसे सवाल को हम डायरेक्ट करते हैं, तो हम मात्र इसको एक लाइन में हल कर देंगे। हम जानते हैं कि सर शुरुआत में जनसंख्या मान लो x थी, 25% की दर से बढ़ती है, तो 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4। हम जानते हैं सर 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 से 1 बढ़ेगी, मतलब 5/4 हो जाएगी। अब हमने बताया था कि हमें ध्यान देना है कि कितने वर्ष की बात करता है, तीसरे और चौथे वर्ष। तो ये तीसरे और चौथे वर्ष की बात करता है, 4 वर्ष तक ये गया है। तो जब 4 वर्ष तक जाता है तो हम इस वाली वैल्यू का 3 बार गुणा करते हैं, इससे जितने वर्ष तक जाता है उससे एक कम, तो हम इसका गुणा करेंगे 3 बार, 5/4 गुणा 5/4 गुणा 5/4। ये तो हो गया, क्योंकि 4 वर्ष तक गया है तो 3 बार हम इसका गुणा करेंगे और एक बार गुणा करेंगे सीधा सीधा मात्र 25% की फ्रैक्शन का। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4, तो गुणा करेंगे 1/4 और बराबर में कितना है? ये बराबर में रखा है 12,500। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। एक ही लाइन में हमने ये हल करना बताया था तुम्हें। तो देखो 55 25 और 25 पंजे 125, 125 से ये कटा 100 बार, ये कट गया पूरा इतने बार, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 में 4 का गुणा करेंगे तो 256 आएगा, इनका गुणा करके 256, और 256 का गुणा इस 100 में हो जाएगा, तो आंसर आएगा ये वाला 256 पर 2 जीरो। तो ये सवाल आया है एएलपी टेक्नीशियन 30/8/2018 के पेपर में। तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसे सवाल को किस तरह से एक ही लाइन में हल कर देते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो इस टाइप नंबर 6 को प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो चलिए अब हम टाइप नंबर 7 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या 50% बढ़ जाती है। तो देखो हम यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा सवाल, ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने राजस्व वाले सवाल किए थे कि राजस्व का कलेक्शन कितना होता है। तो हम पहले इनको लिखते हैं। शुल्क जो है ना, शुल्क 25% की, जो शुल्क में है 25% की कमी हुई है। 25% का भिन्न होता है 1/4, तो 4 से 3 हो गई होगी, तो शुल्क 4 से 3 हुआ होगा। उसके बाद संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या जो n है, लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, तो मतलब 2 से 3 हो गई होगी, 2 से 3 हो गई होगी। अब यहाँ से संग्रहण कितना रुपया कलेक्शन होगा, वह हम डायरेक्ट इसको निकालते थे कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 8 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। पहले अगर पैसे का संग्रहण 8 रुपए था तो अब 9 रुपए हो चुका है, मतलब 1 बढ़ गया है। तो मतलब 1/8, और 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 फ्रैक्शन का मतलब होता है 12.5%। गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज करते हैं तो 12.5% की वृद्धि निकल के आएगी। देखो 8 से 9 हो गया तो वृद्धि हुई है, 12.5% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब है। ये क्वेश्चन आया है एसएससी 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल होता है उसमें, वो 28/6/2023 के पेपर में। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है और उसकी ऊंचाई में 4% की कमी की जाती है, तो उसके आयतन में निवल कमी या वृद्धि ज्ञात करो। तो हमें देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बेलन के क्षेत्रफल का होता है 2πr/h और आयतन का फॉर्मूला होता है πr² × h। तो हमें अगर आयतन में कमी या वृद्धि चाहते हैं तो r और h में परसेंटेज कमी या वृद्धि हमको पता चलना है, तो हम आराम से बता सकते हैं। सर h में तो दे रखा है, r में हम निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। हम जानते हैं कि सर r का h के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर a आता है। तो r में परसेंटेज चेंज हमको नहीं पता है तो हम इसको r1 और r2 मान लेंगे। h में दे रखा है ऊंचाई में 4% की कमी की गई है, तो 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। इसका मतलब ये 25 से 24 की गई होगी। और हमको एक बात और दे रखी है कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो 20% बढ़ जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो इसका मतलब एरिया जो होगा 5 से 6 हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि सर R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका गुणा यहाँ होता है और इसका गुणा यहाँ होता है। तो जब ये 25 इधर आएगा तो वो 25 इस 5 से कटेगा, और जब ये वाला 24 इधर आएगा तो इस 6 से कटेगा। तो तब कटेगा तो पहले काट लो उसको, तब लाएंगे हम। तो 6 से ये कट जाएगा 4 बार और 5 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 ये इधर आ जाएगा और 4 ये इधर आ जाएगा। तो ये R1 4 था और R2 5 हो गया। तो R1 और R2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम चाहते हैं आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, तो आयतन के लिए R की वैल्यू को 2 बार लिखते हैं और H की वैल्यू को 1 बार लिखेंगे। तो वो हम यहीं से देख लेंगे। सर R की वैल्यू 1 बार तो ये लिखी है, 1 बार और लिख लो यहाँ पर, 4 से 5, 2 बार R की वैल्यू लिख ली और 1 बार H लिखते हैं। H है 25 से 24, 25 से 24। बस इसको सॉल्व करो। लेकिन मैंने ये कहा था कि गुणा करने से पहले अगर कुछ संख्याएं कटें तो काट लेते हैं। तो हम जानते हैं सर ये 25 होगा, पूरा पूरा ही कट जाएगा। 4 से ये 6 बार कट जाएगा, तो ये मान लो ये काट के इसको भी और छोटा कर सकते हैं। वैसे हम इसको मानते हैं कि केवल ये 4 आ गया और ये आ चुका है 6, तो 4 से 6 हो गया। 4 से 6 हो गया मतलब 2 बड़ा है। कहाँ से बड़ा है? 4 से बड़ा है। 2 बड़ा है 4 से। गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। तो इससे ये कटा 2 बार, 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 50%। वो भी क्या हुआ है? 4 से 6 मतलब वृद्धि हुई है, तो 50% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। यह आया है CHSL 8/8/2023 के पेपर में। चलो परसेंटेज का ये जो टाइप नंबर 7 है उसका ये 7 का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। एक घन के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि करने पर
आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। देखो घन के क्षेत्रफल में वृद्धि दी है, यहाँ से हम घन की भुजा में वृद्धि निकालेंगे। हमें मालूम है सर घन का जो क्षेत्रफल होता है उसका तो फॉर्मूला होता है 6a²। ये कांस्टेंट वाली वैल्यूज का कोई काम नहीं होता है, मैंने टाइप में बहुत अच्छे से समझाया है जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था तब। अभी हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और आयतन जो होता है इसका, आयतन हम जानते हैं a⁻3 होता है। तो हमें क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंज दिया है, वहां से हम इस a में चेंज निकाल लेंगे, फिर उसकी वैल्यू को 3 बार लिखेंगे और उत्तर निकाल देंगे। तो हमें ये कह रहा है कि क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो गई है। तो हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर, यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को कि ये जो एरिया है, एरिया वह पहले था मान लो 100% था, 100 था, तो अब 169 हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि सर एरिया में जब चेंज देता है तो एरिया का इधर जब ए इधर भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाता है, तो एरिया का वर्गमूल निकालेंगे। अगर हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ए में चेंज आ जाएगा, भुजा में चेंज आ जाएगा। तो हम ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। इसका मतलब ये हो गया भुजा, भुजा जो है ना, साइड जो है वो 10 से 11 हो गई होगी। तो अब हमें आयतन में प्रतिशत परिवर्तन चाहते हैं। तो देख लो 10 से 11 हो गई है, इस चीज को हम 3 बार रिपीट करेंगे। तो हम यहाँ करते हैं सर 10 से 11, फिर 10 से 11 और फिर 10 से 11। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये तो बना 1000, 1000 ये बन गया, और ये बना 1331, 1331 ये बन गया। हम देख, नहीं 1331 कहाँ बनेगा, ये गलत किया, ये 13 का होता है, ये 11 का कहाँ होता है भाई, 13 का होता है। ये तो 1331 होता है, 13 होता है ये 13, ये हमने गलत कर दिया, ये 13 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ आएगा 2197, 2197। तो 1000 से कितना ज्यादा है, तो हम जानते हैं सर 1100, ये 1197 ज्यादा है, 1197। और इसी का परसेंटेज बताना है, तो बट्टे में 1000 आएगा, गुणा आएगा 100 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 119.7 आएगा। कहाँ पर 119.7 आना चाहिए भाई साहब, यहाँ पर ये गलती हो गई होगी लिखने में, 119.7 आएगा यहाँ पर, 2197 होता है तो 1197, ठीक है ये आ जाएगा। तो इसका अगर बट्टे में 1000 लिख लेंगे, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, तो यही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल है। तो ये हुए क्वेश्चन टाइप नंबर 7 कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम टाइप 8 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो राजस्व वाले हमने सवाल बहुत सारे किए हैं, तो हमने कहा है कि इसका जो प्राइस है वो प्राइस बोल रहा है कि 20% कमी हो गई है, कमी। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो इसका मतलब प्राइस 5 से घटकर 4 हो गया होगा। अब इसने बोला है कि इसकी जो बिक्री है, बिक्री x% की वृद्धि है, इसकी जो सेलिंग है उसमें x% की वृद्धि है। हमें यहाँ मालूम नहीं है तो हम इसको मानते हैं x1 और इसको मान लेते हैं x2। अब इसके बाद ये कहता है राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति 25% की वृद्धि है, तो यहाँ इसका आता है राजस्व, राजस्व में ये 25% का इंक्रीज दिया है, तो 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4, इसका मतलब 4 से ये 5 हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि सर इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है इनकी वैल्यू। तो 4 का गुणा हम इसके साथ करेंगे और इसका गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। तो हमें समझ में आ गया कि पहले ये x की वैल्यू ये होगी, x1 की, और x2 की वैल्यू ये होगी। यदि पहले 16 रुपए की सेलिंग थी तो बाद में 25 रुपए की सेलिंग हो गई, तो अब यही सेलिंग कितनी बढ़ गई है बस यही देखनी है, वृद्धि हो रखी है, कितनी वृद्धि है। तो 16 से ये 25 कितना ज्यादा है, 9, इसी का हमको परसेंटेज चाहिए, तो हम लिख देंगे 9/16 और गुणा 100 परसेंटेज, तो ये 900 हो जाएगा। तो
16 16 पंजे 80 होता है, तो 5 थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा, इसमें डिवाइड लगाते हैं, 16 पंजे 80, फिर बचा 10, तो 100 आ गया, 16 छक्के 96, तो 56 पॉइंट आएगा। आगे आगे हमें लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, हमने बस 2 ही अंकों तक लगाया तो हमको मिल गया ये वाला। तो आंसर होगा इसका सी, सी ऑप्शन इसका जवाब होगा। एसएससी सीजीएल मेंस 29/10/2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल 25% बढ़ जाए। तो हम जानते हैं कि सर ये जो लंबाई है एल में क्या किया है 20% 20% बढ़ जाती है, तो 20 का भिन्न होता है 1/5, इसका मतलब 5 से 6 हो गई होगी। और इसके बाद अगर चौड़ाई की बात करें सर बी की, तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें। अच्छा पी ये हमको दिया ही नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यही पूछा है, तो हम इसको मानते हैं कि सर ये B1 होगा और ये B2 होगा। इसके बाद यहाँ पर आता है इसका एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो, यहाँ होता है एरिया, ये 25% इंक्रीज, 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4, इसका मतलब 4 से ये 5 हो गई होगी। हम जानते हैं कि सर इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, तो इसका इधर गुणा करेंगे और इसका इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। अब अगर हम ध्यान से अगर देखें तो 24 से ये 25 हो गया, मतलब एक बड़ा है, इसका मतलब इसी का परसेंटेज चाहिए थे, 1/24, एक बड़ा है, 24 से गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का चिन्ह। तो 24 से 4 बार काटेंगे तो 96 आएगा, तो 24 चौका 96 होता है, तो 4 से ही कुछ आएगा, इसका मतलब ये आंसर बनेगा इसका ये। हमें पूरा भाग भी नहीं लगाना होता, उत्तर देखकर पता चल जाता है कि इसका भाग लगा के इसमें से कौन सा आएगा। ये क्वेश्चन आया है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 के पेपर में। तो ये हुआ परसेंटेज का टाइप नंबर 8। अब चलो हम 9वां टाइप करते हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 9 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद लेता है, तो प्रारंभ में प्रति किलो गेहूं की कीमत क्या थी। देखो ऐसे सवाल बहुत ही आसान तरीके से हमने एक ही लाइन में हल करना बताया था टाइप नंबर 9 में, वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने सभी टाइप हमारे देखे हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सवाल को करेंगे। तो हमने देखा कि सर कीमत में कितने परसेंटेज की कमी है, तो हमने कहा 25%। 25% की कमी के कारण कितना किलोग्राम उसने अधिक खरीदा है, 5 किलोग्राम, तो ये 5 केजी। हमने बताया था कि हम हमेशा इसको 100% बनाते हैं, तो अगर हम इसको 100% बनाएंगे तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो ये जो 100% की कमी कर देंगे तो टोटल यहाँ से निकल के कितना आएगा, अगर इधर 4 का गुणा करके आए हैं तो सर इधर भी हम 4 का गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20 किलोग्राम। और ये हमेशा निकलती है, मैंने बताया था ये हमेशा अंतिम खपत निकलती है, लास्ट खपत। इसका मतलब ये है कि ये 5 किलोग्राम क्या करा अधिक खरीद रहा है, तो यहाँ एरो अप था, इसका मतलब ये है कि बाद में अभी ये जो प्राइस है, प्राइस कम होने के बाद अभी वर्तमान में 20 किलोग्राम वो खपत कर रहा होगा, तो शुरुआत की खपत हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो 5 किलोग्राम जब बढ़ जाता है, 5 किलोग्राम जब बढ़ जाता है तब हमको 20 किलोग्राम मिला है, फिर शुरुआत में कितना होगा, इसका मतलब शुरुआत में 15 किलोग्राम रहा होगा, 15 केजी। ये प्रारंभिक खपत आ गई, मतलब ये कंजम्पशन C1 आ गया और ये C2। यहाँ हमेशा दूसरी खपत निकलती है, अंतिम खपत, लेकिन हमको प्राइस चाहिए शुरुआत का, तो हमें शुरुआत की खपत निकालनी पड़ेगी। 5 किलोग्राम जब हमारे अधिक मिले हैं हमको, जब 5 किलोग्राम उसने अधिक खरीद लिए हैं तब जाकर उसको 20 मिला है, तो इसका मतलब शुरुआत में कितना मिला होगा, 15। अगर यहाँ एरो डाउन होता तो फिर हम इसमें इस वैल्यू को जोड़कर यहाँ लिखते, एरो अप है इसलिए हमने इसको घटाकर लिखा है। हमने टाइप में बहुत अच्छे से इसको समझाया था। अगर हम इसका प्राइस चाहिए, प्राइस, तो प्राइस के लिए कितना, इसका रुपया कितना है खर्च किया है, 600 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे सर 600 और बट्टे में शुरुआत की खपत, तो शुरुआत की खपत कितनी निकाली, 15 किलोग्राम, 15 का भाग लगाएंगे तो यह आएगा 15 दूनी 15 चौका 60, 40 रुपये प्रति किलोग्राम निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा।
कभी कभी एरो डाउन होता है तो फिर इन दोनों वैल्यू को जोड़कर ये खपत निकलती है शुरुआत वाली, और अगर एरो अप है तो इसमें से इसको घटाकर ये पहले वाली खपत निकलती है। अगर बाद का मूल्य पूछा होता तो सीधा 20 का भाग लगता है 600 में, लेकिन उसने शुरुआत का मूल्य पूछा था तो हमने निकाल दिया। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 8/1/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है, 2021 के पेपर में पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। अंडों के मूल्य में 12.5% की कमी के कारण एक व्यक्ति 280 रुपए में 20 अंडे अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। तो प्रारंभ में प्रति दर्जन अंडों का मूल्य, देखो यहां ध्यान देना, उसने प्रति दर्जन अंडों का मूल्य पूछा है, मतलब 12 अंडों का रुपया कितना बनेगा ये बताना है। तो सवाल तो हमारा आसान ही है, हम जानते हैं कि ये है 12.5%, 12.5% की कमी की है, इसके कारण अंडे कितने अधिक मिले हैं, 20 अंडे अधिक मिले हैं, 20 अंडे अधिक मिले हैं। तो अगर हमें इसको 100 बनाना है, हम जानते हैं हमें हमेशा इसको 100 बनाने का प्रयास करेंगे, तो 12.5 में जब 8 का गुणा करते हैं तब 100% ये बनता है। तो फिर इधर भी हम 8 का गुणा करेंगे, अगर 8 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 160 अंडे आएंगे। अंडे ये है, ये कौन से अंडे निकलते हैं, ये कौन सी खपत निकलती है, ये निकलती है अंतिम खपत। लेकिन उसने पूछा है प्रारंभ में प्रति दर्जन अंडों का मूल्य, तो हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना पड़ेगा। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए यहाँ हमें ये तो पता करना पड़ेगा कि प्रारंभ में हम अंडे कितने खरीद रहे थे। तो जब 20 अंडे हमें अधिक मिलते हैं, जब 20 अंडे अधिक मिलते हैं तब हमको टोटल 160 मिला है, तो इसका मतलब शुरुआत में 140 अंडे मिले होंगे। ये हमारी निकल आई शुरुआत वाली C1 कंजम्पशन 1 और ये कंजम्पशन 2। तो हम शुरुआत में अंडों का मूल्य निकाल सकते हैं 280 रुपए में। तो हम यहाँ से प्राइस निकालेंगे, शुरुआत का प्राइस, प्राइस बराबर 280 रुपया अपॉन कितने अंडे हैं 140, 140, तो इससे काटा निकल के आया 2 रुपया प्रति अंडा, ये कीमत निकल के आई 2 रुपए प्रति अंडे। लेकिन उसने पूछा क्या है, प्रति दर्जन, मतलब 12 अंडों का मूल्य पूछा है। तो एक अंडा 2 रुपए का आता है, तो फिर 12 अंडे कितने के आएंगे, 24 रुपए के आएंगे, 12 अंडे 24 रुपए के आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 4/6/2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इससे आगे का टाइप करते हैं। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 10 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 7/22 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो ऐसे सवाल हमने बहुत सारे कर रखे हैं, हम मूल भिन्न को x/22 मानकर चलेंगे। अंश में 80% की वृद्धि की मतलब अंश का हो गया 180%, और हर में 120% की वृद्धि की, इसका मतलब 220% हर का हो गया। और इतना बढ़ाने के बाद जो भिन्न है वो भिन्न 7/22 बन जाती है, इसका मतलब 7/22। अब हम परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और इस 22 से ये 22 कट जाएगा, ये 18 आ जाएगा इस 7 के नीचे। तो इस सवाल का जवाब होगा 7/18। ये इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 16/2/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। वह धन ज्ञात कीजिए जो 25% बढ़ाने पर 50,000 हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई धन है, पहले x है वो, अगर 25% बढ़ाएंगे तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 से 5 कर दिया होगा, मतलब ये कर दिया होगा 5/4 कर दिया होगा। तब ये करने के बाद हो कितना जाता है, हो जाता है 50,000, ये हो जाता है 50,000 हो जाता है। तो अगर हम इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो 5 से ये कटेगा 10,000 बार, 10,000 बार, और ये जो 4 है इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 40,000। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2018 में ये पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25, एक संख्या को 37.5% घटाया गया तो वह घटकर 2750 हो जाती है,
तो वह संख्या ज्ञात करो। अब हमें मालूम है 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8। मतलब एक जानते हैं हम कि 37.5% का जो फ्रैक्शन है 37.5 का फ्रैक्शन होता है 3/8। तो हम वह संख्या x मानते हैं। x पहले थी 8 से 3 घट गई, इसका मतलब 5/8 बची होगी, 5/8 बची होगी। और 5/8 बच गई है तो लास्ट में बची कितनी है 2750। इसका मतलब इसकी वैल्यू है 2750। बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 से 5 25 और 2 बचा 5 25, 550 आ गया। 8 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक जीरो जे है, 8×5 = 40 की जीरो और 8×5 = 4 = 44। तो कुल मिलाकर ये 4400 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इससे आगे का टाइप करते हैं। तो चलिए अब हम टाइप नंबर 11 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भूषण की मासिक आय 45,000 रुपये है और उसका मासिक खर्च 33,000 रुपये है। यदि उसकी मासिक आय 22% बढ़ जाती है तथा मासिक खर्च 11% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितनी होगी। देखो हम जानते हैं इनकम में से जब खर्चा निकाला जाता है, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो बराबर में सेविंग्स आएगी। तो हम इस जानते हैं कि सर 45,000 इसकी मासिक आय है, तो हमने लिखा 45,000 45,000। अब इसकी जो मासिक आय है वह मासिक आय 22% बढ़ती है तो यह 45,000 का 122% हो जाएगी। तो हम यही डायरेक्ट कर देंगे कि 122/100, क्योंकि 122% हो जाएगी तो बट्टी में हमने 100 लगा लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जो इसका खर्चा था वो था 33,000 रुपये, तो हम यहाँ लिखते हैं 33,000 रुपये खर्चा था। अब इस खर्चे में भी कुछ वृद्धि हो रही है, खर्चा 11% बढ़ता है। तो यदि खर्चा 11% बढ़ेगा तो 111% हो जाएगा। तो हम इसका लिख सकते हैं कि 111/100 ये हो चुका है, 111/100। अब अगर ये है हमारी आय और ये है हमारा खर्चा, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। हम बस यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यूनिट डिजिट हमें मालूम है इसके पास एक जीरो है, इसके पास एक जीरो है, तो लास्ट में तो एक जीरो आएगा, ये कन्फर्म है। अब इसके बाद जो दूसरा डिजिट आएगा वो क्या आएगा, हम 5 दूनी 10, इधर आएगा 10 मतलब 10 और 3 एकन 3, तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7। इसका मतलब दूसरा जो डिजिट है वो 7 आएगा। तो हमारे इन चारों ऑप्शन में सर यही है जो पीछे 70 आ रहा है। आगे क्या अंक है हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे पीछे के 2 अंक हमको मिल गए सर 70। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। वरना आप पूरा भी गुणा कर सकते हो, गुणा भाग से थोड़ा सा बचा करो। देख लिया करो कि सर आंसर का यूनिट डिजिट या फिर दहाई का डिजिट अलग तो नहीं है। तो पता था कि सर दहाई का डिजिट अलग था, तो मैंने पता चला कि सर यहाँ जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो एक जीरो तो लास्ट में आएगी आएगी। लेकिन यहाँ से इकाई का अंक फिर क्या आएगा, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ से जीरो हो गया, और यहाँ से 3 एकन 3, तो जीरो में से 3 घटेगा, मतलब वहां से दहाई लेनी पड़ेगी, तो 10 में से 3 घटाकर 7, दहाई के स्थान पर आएगा 7। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। CHSL 2/8/2023 के पेपर में ये पूछा हुआ सवाल है। अब हम सवाल करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 27। रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था, हाल ही में उसकी मासिक आय 25% बढ़ जाती है। देखो इसने अपनी इनकम का, चलो हम यहाँ लिखते हैं, यह है इनकम, ये सेविंग है और ये एक्सपेंडिचर है। इनकम अगर उसकी 100 थी तो 20% बचाता है, तो 20% बचाता है तो 80 खर्च करता होगा। ठीक है, हमने पहली लाइन पढ़ी और ये डेटा लिख लिया। अब इसने बोला है कि उसकी मासिक आय 25% बढ़ जाती है। अगर उसकी मासिक आय 25% बढ़ जाती, इस इनकम को हम बढ़ा देंगे, 25% इंक्रीज करेगी तो ये 125 हो जाएगी। मासिक आय 25% बढ़ जाती है तथा उसकी नॉमिनल बचत में 5% की वृद्धि होती है। और ये जो सेविंग है, सेविंग, इसमें वृद्धि होती है 5% की वृद्धि। तो 20 का अगर 5% निकालेंगे तो 1 आता है। देखो 20
गुणा 5/100। 5 से ये कटा 20 बार, 20 से कटा एक बार, तो 1 आता है, मतलब 1 बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21। अब सवाल में पूछा क्या है, तो रवि वर्तमान, वर्तमान मतलब यहाँ आ चुका है, बढ़कर यहाँ आ गया है, ये वर्तमान है, वर्तमान में अपनी नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो 125 का ये 21 कितना परसेंटेज है यही पूछा है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, तो हम रखेंगे 21 ऊपर रखेंगे, अपॉन में आ जाएगा 125, गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, 25 से ये कटेगा 4 बार, 25 से ये कटेगा 5 बार, 5 से हम इसको भी काट सकते हैं, 5 5 चौक 20 होता है, और 5 दूनी 10, इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और पॉइंट आ रहा है, ये हमें दिख गया सर, 0.8 यही आ रहा है, और तो किसी में नहीं आ रहा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.8 यही आएगा आंसर, इसका हो गया डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया है CGL 26/7/2023 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान वाला है। एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है और बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 रुपये कम है। तो देखो ये सवाल मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल करा चुका हूँ, इसीलिए मैं इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए मैं सवाल पढ़ता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। आपको अगर डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक एक टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, लगभग मैंने 500 क्वेश्चन कराए हैं पूरी परसेंटेज में, तो मैंने वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। यहाँ पर मेरा काम है कि बस हर एक टाइप के 2-3 सवाल खत्म कराना। तो चलो हम इस सवाल को करते हैं। इसने बोला है कि आय का 30% बचाता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर इसकी इनकम, ये थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ इसको लाइन खींच दो, इनकम और ये सेविंग और ये एक्सपेंडिचर। उसने कहा आय का 30% बचाता है, तो आय अगर उसकी 100 है तो 30% सेविंग है, तो फिर 70% उसकी एक्सपेंडिचर होगा। अगर हम इसका अनुपात निकालना चाहते हैं तो अनुपात निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा, देखो सब जगह से 0 कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 7 बचेगा। अब हम सवाल आगे बढ़ते हैं। और बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 कम है। उसकी जो सेविंग है, उसने बोल लिया है सेविंग, पता है कितनी है, सेविंग कितनी है, जितनी बचत है ना, बचत का आधा। तो एक बार बताओ, सॉरी क्या है, आधे, व्यय के आधे से भी, ये इसकी जो बचत है ये एक्सपेंडिचर के आधा, एक्सपेंडिचर का आधा करेंगे, 7 का आधा करेंगे तो आएगा 3.5। तो एक्सपेंड व्यय के आधे से ये बचत कितनी कम है, 600 कम है। तो हम अपने अनुसार देखेंगे तो हमारे अनुसार ये कितनी कम है, हम देखेंगे सर ये 3.5 है और ये 3 है, तो इसका मतलब 0.5 कम है, हमारे अनुसार 0.5 कम है, और सवाल में कह रहा है 600 कम है, तो इस 0.5 की वैल्यू हो गई 600। तो पॉइंट हम अगर हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 1200, 1200 निकल आई। अब हम सवाल आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है कि यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर उसका कुल व्यय इस अनुपात में है, तो हमें एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो एक काम करो, 1200 है, 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 की वैल्यू निकालने के लिए हम इधर कर देते हैं, यहाँ पर 12 सत्ते 84, 8400, इतना होगा उसका एक्सपेंडिचर जो है, टोटल व्यय उसका ये है। और ये जो व्यय है ये भी बट रहा है, ये किस अनुपात में बट रहा है, 3, 5 और 6 में बट रहा है। ये जो व्यय है ये भी 3:5:6 में बट रहा है, इस व्यय को इसमें बांटा है। तो लास्ट में बोल रहा है कि शिक्षा पर कितना व्यय है, तो स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा, मतलब शिक्षा तीसरे स्थान पर है, मतलब इस 6 की वैल्यू चाहता है। तो हम डायरेक्ट करेंगे सर, इनका योगफल कितना होगा, 6 और 5 11, 3 14, मतलब 14 हो गया, इनका योगफल 14, और 14 की वैल्यू कितनी है, ये 8400, 8400 इसकी वैल्यू है। तो हमें मालूम है 14×70, 14 छिक्के 84 होता है, 6 और 00, 600 गुना है। तो सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 600 गुनी इसको भी कर देंगे, इसका भी अगर 600 गुना करेंगे तो 3600 निकल कर आएगा। तो हमें पता चलेगा सर शिक्षा पर इसने 3600 व्यय किया होगा। ये सवाल अच्छा है। सवाल एक बार मैं और बता देता हूँ। उसकी इनकम
में से उसकी जो सेविंग थी वो 30% थी, 30% सेविंग थी, तो ये 100 थी, तो ये 30 रुपए की बचत कर रहा है तो 70 खर्च कर रहा होगा। हमने अनुपात निकाल लिया 10, 3 और 7 का। सवाल में बोल रखा है कि उसकी बचत पता है कितनी है, उसकी सेविंग के आधे से भी 600 कम है, तो हमने इसकी सेविंग का आधा किया तो 3.5 निकला, और 3.5 से ये कितना कम है, 0.5 कम है, हमारे अनुसार 0.5 कम है, लेकिन सवाल में इसी की वैल्यू 600 दे रखी है, तो पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ गया, इसका भाग लगाया इधर तो 1200 आ गया। तो हमने यहाँ से टोटल इसकी एक्सपेंडिचर निकाली, आखिरकार इसका टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 12 का गुणा यहाँ करके 8400 खर्चा है, और ये जो खर्चा है वो भी 3 जगह हो रहा है, एक जगह स्वास्थ्य पर, ये भोजन पर, और ये शिक्षा पर। तो उसने बोला है शिक्षा पर कितना किया है, तो इस 6 की वैल्यू चाहता है, इन सबको जोड़ा 14 आ गया, 14 की वैल्यू 8400 है, कुल मिलाकर 600 गुना है, तो ये भी 600 गुना 3600 इसका आंसर होगा। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टियर 1 2/8/2022 के पेपर में। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगला टाइप करते हैं। तो चलिए अब हम टाइप 12 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति प्रति माह कुछ पैसे एक गुल्लक में डालता है ताकि वह वर्ष के अंत में एक कार खरीद सके। यदि वह कार को सिर्फ 8 माह में ही खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। हम ये मानते हैं कि शुरुआत में वह X1 बचत कर रहा होगा या X बचत कर रहा होगा। शुरुआत में X बचत कर रहा था जब वह 12 महीने में खरीदता, तो 12 गुणा X इतना रुपया वो बचाता टोटल। और दूसरी बार में वो कह रहा है कि 8 महीने में खरीदना चाहता है, तो इसका मतलब यहाँ 22 रुपये बचाएगा, और 8 महीने में खरीदना चाहता है तो 8 का गुणा करेंगे, और ये 12 महीने में जब कुछ पैसे बचा रहा था तो इतना रुपया बचा रहा था, 8 महीने में भी कुछ वृद्धि करके, बचत में कुछ वृद्धि करके बचाया होगा, तब भी यहाँ पर कार खरीद पा रहा है, तो इसका मतलब ये कार का मूल्य है, और ये हमेशा होगा बराबर। ये बाद की बचत है और ये शुरुआत की बचत है X। तो हम अगर ऐसा इक्वेशन होता है तो हम डायरेक्ट X अनुपात Y निकाल सकते हैं। X की वैल्यू सामने मिलेगी और Y की वैल्यू इसके सामने मिलती है, तो X की वैल्यू मिलेगी ये 8, X की वैल्यू हो जाएगी 8 और Y की वैल्यू हो जाएगी 12। तो हम यहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं कि यदि 8 रुपए की पहले वो बचत कर रहा था तो अब उसको 12 रुपए की बचत करनी होगी, कुल मिलाकर 4 रुपए बढ़ाने होंगे। तो 4 रुपए बढ़ाने होंगे, कहाँ से, 8 से बढ़ाने पड़ेंगे, 8 गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह, इससे ये कटेगा 2 बार और 2 का भाग लगेगा, तो आंसर आएगा 50%। इस सवाल का सही उत्तर होगा। एसएससी फेज एक्स 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति प्रति माह कुछ पैसे बचाता है ताकि 1.5 वर्ष में एक गाय खरीद सके। देखो 1.5 साल में खरीदना चाहता है तो हर महीने कुछ ना कुछ बचाएगा, तो मान लीजिए हर महीने X रुपए की बचत करता है, तो इस तरह से 1.5 साल का मतलब है 18 महीने में कितनी बचत कर लेगा, X गुणा 18 रुपए, 18 इतने की वो बचत कर लेगा। लेकिन उसने कुछ समस्या आ गई, समस्या के चलते उसने फिर अनुमान लगाया कि भाई मैं 2 वर्ष में ही खरीद पाऊंगा, 2 वर्ष मतलब 24 महीनों में खरीद पाऊंगा, तो बचत में कुछ कमी करेगा। मान लीजिए बाद में इसने 22 बचत की और बचत में कमी कर ली है, ये 22 इससे कम है, तो कितने दिनों में खरीद पाएगा, 24 महीनों में खरीद पाएगा। तो ये भी गाय का मूल्य है, ये भी गाय का मूल्य है, ये दोनों होंगे बराबर। तो हम यहाँ से X अनुपात Y निकाल सकते हैं। 6 से पहले काट दो, 6 से ये 3 बार कटा, 6 से ये 4 बार कटा, तो X की वैल्यू इधर मिलती है, Y की वैल्यू इधर मिलती है, तो X की वैल्यू हो गई 4 और Y की वैल्यू हो गई 3। तो 4 रुपए की पहले बचत कर रहा था, तो अब बचत करेगा 3 की, इसका मतलब 1 की कमी करेगा, 1 की कमी करेगा 4 से, तो गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, 4 का जब भाग लगेगा तो आंसर आएगा 25%। एसएससी सीजीएल टियर 1 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हुए हमारे 12 टाइप। देखो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाएगी, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको इतना ही रखने देता हूँ। इसके अलावा 11 टाइप और बचे हैं, तो इसी मैराथन क्लास का पार्ट में बी बना दूंगा, उसमें बचे हुए 11 टाइप हम आराम से कर लेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मेरे पास इतनी टेक्निकल व्यवस्थाएं नहीं है कि मैं इतनी बड़ी वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकूं, और भी तमाम इसमें होता है, किस तरह से अपलोड करूंगा, तो नेटवर्क की भी इशू होती है, तो तमाम दिक्कतें हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। इसमें हमने कवर कर लिए हैं 12 टाइप।
अब बचे हुए 11 टाइप हैं, इसका पार्ट बी में बनाऊंगा, उसमें मैं कर दूंगा। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।